वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त शिबू। सोशियोलॉजिकल थिंकर की सीरीज़ में आज हम डिस्कस करने वाले हैं रामकृष्ण मुखर्जी के बारे में। रामकृष्ण मुखर्जी का नाम हम इतना ज़्यादा नहीं सुनते हैं, लेकिन हमारी इंडियन सोशियोलॉजी में खासकर रिसर्च के एरिया में ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक नाम है। रामकृष्ण मुखर्जी को आप लोग राधा कमल मुखर्जी के साथ कंफ्यूज मत करना। रामकृष्ण मुखर्जी जो है वो एक मार्क्सियन पर्सपेक्टिव से बिलोंग करते हैं और जो राधा कमल मुखर्जी है वो एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच यूज़ करने वाले थिंकर है। इन दोनों के बीच में कंफ्यूज मत करना। राधा कमल मुखर्जी के रिलेटेड डिटेल क्लास मैंने ऑलरेडी करा के रखी है, आप लोग प्लेलिस्ट सेक्शन चेक कर सकते हो। इसके साथ साथ मैं डिस्क्रिप्शन में भी राधा कमल मुखर्जी का क्लास को ऐड कर दूंगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हो। आज का जो ये क्लास है ये है रामकृष्ण मुखर्जी के बारे में। रामकृष्ण मुखर्जी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट को हम देखने वाले हैं। इनका जो सबसे इम्पॉर्टेंट बुक है जिसके वजह से ये ज़्यादातर पॉपुलर है वो है द डायनामिक्स ऑफ ए रूरल सोसाइटी। इस बुक के वजह से वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इन्होंने बंगाल में बहुत सारा स्टडी किया था। यहाँ पर रामकृष्ण मुखर्जी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट में से आज हम देखने वाले हैं सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी, साइंसिंग सोसाइटी, सिस्टेमिक सोशियोलॉजी, रूरल इकोनॉमी, जहाँ पर इन्होंने 3 क्लास में रूरल स्ट्रक्चर को डिवाइड किया था। उन 3 क्लासेस के बारे में जानेंगे। फिर देखेंगे राइज एंड फॉल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। इन्होंने किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी का राइज हुआ था, साथ ही साथ फॉल हुआ था, इसके बारे में डिटेल में इन्होंने डिस्कस की थी। इनका एक सेपरेट बुक भी है इसके ऊपर। अगर आप मेरे क्लासेस में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे सोशियोलॉजी रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। खासकर यहाँ पर आपको बहुत सारे प्लेलिस्ट मिलेंगे। आप लोग प्लेलिस्ट सेक्शन से इजीली चीज़ें ढूंढ के स्टडी कर सकते हो, आपको चीज़ें ढूंढने में आसानी होगी। तो चलिए आज का ये जो सेशन है रामकृष्ण मुखर्जी के बारे में, ये हम शुरू करते हैं। रामकृष्ण मुखर्जी के आइडियाज़ को जानने से पहले हमें थोड़ा इनके बैकग्राउंड के बारे में जानना होगा, क्योंकि ये बाकी थिंकर्स से थोड़ा हटके है। बाकी सारे थिंकर्स के नाम हम हर बार हर जगह पर सुनते हैं, लेकिन रामकृष्ण मुखर्जी इस तरीके का थिंकर नहीं है। इनको हम जब भी बुक्स में पढ़ते हैं, इनको स्पेसिफिकली हम अलग एक पोर्शन में पढ़ते हैं। खासकर रिसर्च के पोर्शन में इनका नाम बहुत ज़्यादा आता है। रामकृष्ण मुखर्जी एक इंडियन सोशियोलॉजिस्ट थे जिनका जन्म हुआ था 1917 में और इनका देहांत हुआ था 2015 में। इन्होंने अपना एमएससी एंथ्रोपोलॉजी में किया था। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में ये एमएससी किया था एंथ्रोपोलॉजी में, और उनका एक स्पेशल पेपर था जो था ह्यूमन जेनेटिक्स। अब ये भी चीज़ें आप लोगों को, जो भी चीज़ें मैं बताऊंगा, ये थोड़ा केयरफुल होकर सुनिएगा, क्योंकि आगे क्लास में जाकर इनके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। इन्होंने अपना एमएससी एंथ्रोपोलॉजी में किया था। साथ ही साथ ये एक सोशल साइंटिस्ट थे। इन्होंने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में काम किया था। अब इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के नाम से ही आप लोगों को पता चलेगा कि ये एक ऐसा साइंटिफिक एरिया है जहाँ पर ज़्यादातर स्टेटिस्टिक्स यूज़ करके काम किया जाता है। उन्होंने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में काम किया था। वहाँ पर काम करने के वजह से उन्होंने ज़्यादातर स्टेटिस्टिक्स यूज़ किया था अपने रिसर्च में। उन्होंने ज़्यादातर रिसर्च के ऊपर ही फोकस किया था। रामकृष्ण मुखर्जी इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के प्रेसिडेंट भी रहे थे 1973 से लेकर 75 तक, और उनको इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला था 2005 में। इस वजह से आप लोगों को ये अंदाज़ा हो गया होगा कि रामकृष्ण मुखर्जी का कंट्रीब्यूशन हमारे इंडियन सोशियोलॉजी में कितना इम्पोर्टेंट है। इन्होंने अपनी पीएचडी की थी। इनका पीएचडी का जो टॉपिक था वो था फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंशियंट इनहेबिटेंट्स ऑफ जुबेल मोया सूडान। अब ये जो चीज़ है, इनका जो पीएचडी का टॉपिक है, ये ना ही सोशियोलॉजी था ना ही एंथ्रोपोलॉजी था। इन्होंने बायोमेट्री के वर्क के ऊपर अपना पीएचडी किया था। अब ये पीएचडी के टाइम पे उन्होंने क्या किया था, बेसिकली सूडान में एक जगह है जहाँ पर बहुत सारे स्केलेटन पाए गए थे, यानी कि जिनको हम कंकाल कहते हैं। कंकाल बहुत सारे पाए गए थे, और वो कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनका
किस तरीके का स्ट्रक्चर है, उनका एंथ्रोपोलॉजिकल स्ट्रक्चर किस तरीके का है, वो कौन सी जगह से बिलोंग कर सकते हैं, वो कौन सी रेस से है, ये सारी चीज़ें पता करने के लिए उनको वहाँ पर बुलाया गया था। उन्होंने उस जगह पर जाकर स्टडी किया था और उसी के ऊपर उन्होंने पीएचडी भी की थी। इस वजह से रामकृष्ण मुखर्जी जो है ये बहुत सारे अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू यूज़ करते हैं अपनी थिंकिंग में, खासकर वो स्टेटिस्टिक्स यूज़ करते हैं अपने जो भी रिसर्च है उसमें। रामकृष्ण मुखर्जी जो थे वो एक रिसर्चर थे, उन्होंने ज़्यादातर अपना काम रिसर्च में ही किया था। उन्होंने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में रेगुलर बेसिस के पे पढ़ाया नहीं था। जैसे हम बाकी सारे थिंकर को देखते हैं वो लोग कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, लेकिन रामकृष्ण मुखर्जी ऐसे नाम नहीं थे। रामकृष्ण मुखर्जी ज़्यादातर रिसर्च पर ही अपना फोकस रख रहे थे। इस वजह से रामकृष्ण मुखर्जी को बहुत सारे लोग फॉलो भी करते थे, इंडिया में भी, साथ ही साथ एब्रॉड में भी उनको फॉलो किया जाता था। हम शायद इसी वजह से रामकृष्ण मुखर्जी का नाम एकेडमिक सर्कल में इतना ज़्यादा नहीं देखते हैं, क्योंकि एकेडमिक्स में उतना ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं थे, साथ ही साथ इन्होंने कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में नहीं पढ़ाया है। लेकिन इसके वजह से ऐसा नहीं है कि रामकृष्ण मुखर्जी का कंट्रीब्यूशन हमारे लिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। बाकी सारे थिंकर के जैसा ही रामकृष्ण मुखर्जी का कंट्रीब्यूशन भी हमारे लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। रामकृष्ण मुखर्जी ने मार्क्सियन डायलेक्टिकल अप्रोच यूज़ करके सोसाइटी को पढ़ा था। उन्होंने खासकर जो उनके पहले वाले राइटिंग्स है जहाँ पर उन्होंने विलेज और फेमाइन के ऊपर काम किया था, वहाँ पर उन्होंने मार्क्सियन अप्रोच को यूज़ किया था। यहाँ पर उन्होंने खास करके बंगाल में बहुत सारे रिसर्च किए थे, वहाँ पर अलग अलग विलेजेस को उन्होंने स्टडी किया था। वहाँ पर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, फेमाइन के वजह से किस तरीके का चीज़ें हो रही है, इन सारी चीज़ों के ऊपर उन्होंने बुक्स भी लिखी थी और फेमाइन के ऊपर उन्होंने 2 अलग से आर्टिकल भी लिखी थी। अब देखते हैं रामकृष्ण मुखर्जी के मेथोडोलॉजी के बारे में। रामकृष्ण मुखर्जी ने, हमने अभी तक जाना है कि उन्होंने मार्क्सियन अप्रोच को यूज़ किया था। उन्होंने इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में काम किया था। इस वजह से उनका जो मेथोडोलॉजी है वो हम देखते हैं साइंटिफिक मेथड। उन्होंने ज़्यादातर साइंटिफिक मेथड का यूज़ किया था। वहाँ पर ऑब्जर्वेशन, मेजरमेंट, क्लासिफिकेशन, कंपैरिजन, इंडक्टिव अप्रोच, ये सारे चीज़ों को इकट्ठा करके उन्होंने साइंटिफिक मेथड के द्वारा सोसाइटी को पढ़ा था। सिर्फ साइंटिफिक मेथड के द्वारा हमारे आजकल के सोसाइटी को नहीं, इसके साथ साथ हिस्ट्री में जो भी घटनाएं घटी है वहाँ पर किस तरीके का वैल्यू डायमेंशन था, इन सारे चीज़ों के साथ हमारे आज के सोशल रियलिटी किस तरीके का कैसे जुड़ा हुआ है, इन सारे चीज़ों के ऊपर भी उनका फोकस था। इन्होंने मार्क्सियन अप्रोच को यूज़ किया था, लेकिन एज इट इज़ नहीं, इन्होंने थोड़ा बहुत इसको भी क्रिटिसाइज़ किया था। उसका जो भी गलत साइड्स है उनको भी उन्होंने साइड में करते हुए मार्क्स के जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू है उसको लेकर उन्होंने स्टडी किया था। इन्होंने अपने काम में स्टेटिस्टिक्स का उपयोग बहुत ज़्यादा किया था। जब भी कोई डाटा को गैदर करना हो या फिर एनालाइज करना हो, उन्होंने स्टेटिस्टिकल मेथड का यूज़ किया था। बहुत ज़्यादा स्टेटिस्टिक्स का यूज़ रामकृष्ण मुखर्जी अपने काम में करते हैं। अब देखते हैं रामकृष्ण मुखर्जी का इम्पोर्टेंट बुक्स। रामकृष्ण मुखर्जी ने बहुत सारे बुक्स लिखी है। उन्होंने इंडिया के ऊपर भी लिखी है, साथ ही साथ बाहर की बहुत जगहों पर भी, अलग अलग जगहों पर भी उन्होंने अपनी बुक्स लिखी है। बाहर के बहुत सारे जगहों के बारे में भी उनकी बुक्स है। अब यहाँ पर मैंने जो बुक्स की लिस्ट दी है, इस लिस्ट को आप लोगों को केयरफुली देखना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी बुक्स दी गई है ये सारे उनके कॉन्सेप्ट में आते हैं। पहला बुक है द डायनामिक्स ऑफ ए रूरल सोसाइटी। यहाँ पर उन्होंने रूरल सोसाइटी के बारे में पढ़ा था, खासकर बंगाल में किस तरीके का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होता है, रूरल सोसाइटी किस तरीके का है, वहाँ पर खास करके जो ईस्ट पाकिस्तान उस टाइम पर था वहाँ पर किस तरीके का बदलाव है, उनको उन्होंने एनालाइज किया था। फिर उनका बुक है द सोशियोलॉजिस्ट एंड सोशल चेंज इन इंडिया। इंडिया में सोशल चेंज किस तरीके का होता है, यहाँ पर किस तरीके का डेवलपमेंट और प्लानिंग को देखा जाता है, उन्होंने इस बुक में दिया था। फिर उन्होंने 6 विलेजेस ऑफ बंगाल के बारे में लिखा था। इसके बारे में हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे, जहाँ पर बंगाल के 6 विलेजेस को उन्होंने स्टडी किया था। 5 ऐसे विलेज जो एकदम
रूरल एरियाज में थे और एक ऐसा विलेज जहां पर शहर के आसपास एक विलेज है। उन्होंने दिखाया था कि किस तरीके से जो रूरल एरियाज में जो विलेजेस है और जो शहर के इर्द गिर्द जो विलेज है इनमें क्या अंतर है, किस तरीके से जो शहर के किनार वाले विलेजेस है वहाँ पर किस तरीके का चीज़ें हम अलग तरीके का देखते हैं, उसके बारे में उन्होंने यहाँ पर लिखा था। उन्होंने द राइज एंड फॉल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी जो बुक है ये भी लिखा था। यहाँ पर उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरीके से इंडिया में आता है, यहाँ पर उनका डिक्लाइन किस तरीके से धीरे धीरे होता है और वो कौन से सोशल एस्पेक्ट्स है जिसके वजह से ये सारे घटनाएं घटती है, वो इस बुक में लिखते हैं। फिर और एक इम्पॉर्टेंट बुक है सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी, यानी कि इंडियन सोशियोलॉजी के बारे में वो सोशियोलॉजिकल तरीके से पढ़ते हैं। इंडियन सोशियोलॉजी में किस तरीके का डेवलपमेंट होता है इसके बारे में वो इस बुक में लिखते हैं। फिर उन्होंने उगांडा के ऊपर भी लिखा था, जहाँ पर उगांडा एंड हिस्टोरिकल एक्सीडेंट इसके बारे में उन्होंने डिटेल में वहाँ पर लिखी थी। फिर उन्होंने द क्वालिटी ऑफ लाइफ बुक लिखी थी। इस बुक में किस तरीके का लाइफ हमारा होना चाहिए, किस तरीके का लोगों के लाइफ का क्वालिटी होता है, इन सारी चीज़ों के ऊपर उन्होंने फोकस किया था। फिर एक बुक है सिस्टेमिक सोशियोलॉजी। सिस्टेमिक सोशियोलॉजी के बारे में कार्ल मैनहीम ने भी स्टडी किया था, उसको इसके साथ कंफ्यूज मत करना। ये जो सिस्टेमिक सोशियोलॉजी 1993 वाला है ये रामकृष्ण मुखर्जी का है और यहाँ पर उन्होंने दिखाया था कि किस तरीके से साइंटिफिक तौर तरीके से हम सोशियोलॉजी को स्टडी कर सकते हैं। फिर उनका और एक इम्पॉर्टेंट बुक है व्हाई यूनिटरी सोशल साइंस, यानी कि उनका जो कहना था हम सोशल साइंस को इकट्ठा करके पढ़ना ज़रूरी है। यहाँ पर वो सिर्फ एक सेपरेट साइंस की बात नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि हमें सारे सोशल साइंस को इकट्ठा मिलाकर एक सोशल साइंस बनाना होगा और उसको ही हमें पढ़ना होगा। और इसके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं, किस वजह से ये सारे चीज़ें हैं, उन्होंने ये बुक में लिखा था। ये जो बुक्स के नाम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं। अब हम इनके कॉन्सेप्ट के बारे में देखते हैं। पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी। अब इंडियन सोशियोलॉजी क्या है? इंडियन सोशियोलॉजी एक ऐसा पार्ट है इंडिया का जहाँ पर इंडियन सोसाइटी को स्टडी किया जाता है। इन्होंने सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी में ये दिखाया था कि इंडिया में किस तरीके का सोशियोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ था, इसके अलग अलग फेजेस क्या है। यहाँ पर उन्होंने एक मेथोडोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट रखकर इंडिया में जो सोशियोलॉजी का डेवलपमेंट है उसको समझाने की कोशिश की थी। रामकृष्ण मुखर्जी ने इंडियन सोशियोलॉजी की दो फेजेस के बारे में बात की थी। एक है प्री सोशियोलॉजिकल फेज और दूसरा है सोशियोलॉजिकल फेज। ये जो दोनों फेज है या फिर दोनों सोशियोलॉजिकल पीरियड है इंडिया के, इसको उन्होंने बहुत सारे रेफरेंस ग्रुप के द्वारा समझाया था। जो प्री सोशियोलॉजिकल रेफरेंस ग्रुप है वहाँ पर हम चार अलग तरीके का ग्रुप्स देखते हैं। पहला है सोशल फिलोसोफर्स, पॉलिसी मेकर्स, पॉलिसी प्रोमोटर्स, प्रोटो सोशियोलॉजिस्ट। ये सारे जो लोग हैं या फिर जो ग्रुप है, ये चार जो ग्रुप है ये प्री सोशियोलॉजिकल पीरियड वाले ग्रुप है। फिर जब सोशियोलॉजी इंडिया में धीरे धीरे डेवलप होता है उस टाइम पर हम देखते हैं सोशियोलॉजिकल रेफरेंस ग्रुप। पहले आते हैं पियोनियर्स जो सोशियोलॉजी को पहली बार एस्टैब्लिश करते हैं। फिर मॉडर्नाइजर्स यानी कि जो मॉडर्न सोसाइटी के बारे में बात करते हैं। फिर इंसाइडर्स, पेस मेकर्स और नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट। ये जो ग्रुपिंग है ये ग्रुपिंग को आप लोग थोड़ा याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रामकृष्ण मुखर्जी का, जहाँ पर उन्होंने इंडियन सोशियोलॉजी का अलग अलग फेजेस के बारे में बात की थी और उन फेजेस में कौन से रेफरेंसेस ग्रुप है इनके बारे में डिटेल में स्टडी की थी। अब देखते हैं साइंसिंग सोसाइटी। मुखर्जी ने सोशियोलॉजी और सोसाइटी के इंटरप्ले के बारे में बात की थी, यानी कि सोसाइटी और सोशियोलॉजी किस तरीके से एक साथ चलता है। उनके हिसाब से सोसाइटी जो है वो है कॉम्प्लेक्स होल ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप, यानी कि सोसाइटी एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जहाँ पर बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं, उनके बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो सिस्टमेटिकली इंटीग्रेटेड है, एक दूसरे के साथ सिस्टमेटिकली जुड़े हुए हैं। बहुत सारे अलग अलग एक्शंस
इंटरेक्शन, सोशल बिहेवियर और सोशल रिलेशनशिप्स के जरिए। यानी कि सोसाइटी एक ऐसा कॉम्प्लेक्स फेनोमेना है जहाँ पर हम बहुत सारे लोगों को एक साथ एकजुट देखते हैं, जहाँ पर लोग अलग अलग तरीके का काम करते हैं, उनका इंटरेक्शन का तरीका अलग है, वो लोग अलग सिचुएशन में अलग तरीके का बिहेवियर करते हैं और उनके बीच में रिलेशनशिप भी अलग अलग होते हैं। अब इसी सोसाइटी और सोशियोलॉजी को पढ़ते हुए रामकृष्ण मुखर्जी ने साइंसिंग सोसाइटी का कॉन्सेप्ट दिया है। यानी कि जो हमारा सोसाइटी है उसको वो साइंसिंग सोसाइटी कहते हैं, कि सोसाइटी को जो पढ़ने का नज़रिया है, पढ़ने का तरीका है, वो है साइंसिंग सोसाइटी। अब ये साइंसिंग वर्ड का मीनिंग क्या है? साइंसिंग मीन्स ए सिस्टमेटिक अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रेजल ऑफ ए फेनोमेना। साइंसिंग एक ऐसा तरीका है जहाँ पर हम सिस्टमेटिक तरीके से एक फेनोमेना को स्टडी करते हैं, जहाँ पर अलग अलग सिस्टम होते हैं, स्टेप्स होते हैं, जिसके द्वारा हम चीज़ों को समझते हैं। अब साइंसिंग सोसाइटी यानी कि सोसाइटी का जो फेनोमेना है, सोसाइटी को जब हम अलग अलग स्टेप्स में समझेंगे, अलग अलग सिस्टमेटिक तरीके से एक के बाद एक चीज़ों को समझते जाएंगे, तब हम इस प्रोसेस को कहेंगे साइंसिंग सोसाइटी। रामकृष्ण मुखर्जी ने साइंसिंग सोसाइटी के रिलेटेड 5 क्वेश्चंस की बात की थी। यानी कि हम जब सिस्टमेटिक तरीके से सोसाइटी को पढ़ेंगे तो हमें 5 क्वेश्चंस का जवाब ज़रूर चाहिए। अगर हम ये 5 क्वेश्चंस का जवाब ले सके तभी हम सोसाइटी को एक अच्छी तरीके से पढ़ पाएंगे, तभी ये होगा साइंसिंग सोसाइटी। अब ये 5 क्वेश्चंस क्या है? व्हाट इज़ इट, यानी कि कोई भी एक सोसाइटी जो है वो क्या है, सोसाइटी क्या है। फिर हाउ इज़ इट, किस तरीके से सोसाइटी रहती है। व्हाई इज़ इट, किस वजह से सोसाइटी एग्जिस्ट करती है। फिर है व्हाट विल इट बी, यानी कि ये फ्यूचर में जाकर क्या होगा। और आखिर का क्वेश्चन है व्हाट शुड इट बी, यानी कि यहाँ पर सोसाइटी को किस तरीके से होना चाहिए फ्यूचर में। अब इस क्वेश्चंस को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। हम पहले ये क्वेश्चन पूछेंगे कि सोसाइटी क्या है, फिर किस तरीके से सोसाइटी रहती है, वहाँ पर क्यों सोसाइटी एग्जिस्ट करती है, और फ्यूचर में सोसाइटी किस तरीके का होगा, और फ्यूचर में सोसाइटी किस तरीके से होना चाहिए। यानी कि एक फ्यूचरिस्टिक ड्रीम के बारे में बात किया जाता है या फिर एक मॉरली किस तरीके से सोसाइटी होनी चाहिए, इसके बारे में यहाँ पर जोर दिया जाता है। अगर हम ये 5 क्वेश्चंस का आंसर पा लेंगे तभी हम सोसाइटी को, कोई भी एक सोसाइटी हो उसको अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, और इसी को उन्होंने साइंसिंग सोसाइटी कहा था। अब देखते हैं सिस्टेमिक सोशियोलॉजी के बारे में। सिस्टेमिक सोशियोलॉजी के बारे में पहली बार कार्ल मेनहेम ने बात की थी। रामकृष्ण मुखर्जी ने बाद में सिस्टेमिक सोशियोलॉजी के बारे में बात की थी। अब सिस्टेमिक सोशियोलॉजी यानी कि एक ऐसा सोशियोलॉजिकल प्रोसेस है जहाँ पर हम सिस्टेमेटिकली चीज़ों को अरेंज करके, नॉलेज को गैदर करके एक साथ चीज़ों को समझते जाएंगे। यहाँ पर उनके जो भी हम चीज़ों को पढ़ेंगे वो सारे साइंटिफिक तौर तरीके से ही होंगे, क्योंकि हमने पहले ही देखा है कि वो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में काम करते थे, जिसके वजह से उनका जो मेथोडोलॉजी है, अप्रोच है, वो साइंटिफिक अप्रोच है। यहाँ पर वो सिस्टेमिक सोशियोलॉजी के बारे में बात करते हैं। उनका कहना है कि अगर हमें सिस्टेमिक सोशियोलॉजी को अचीव करना है, यानी कि हम सोसाइटी को अगर सिस्टेमेटिकली पढ़ना है, तो हमें कुछ चीज़ों का अरेंजमेंट ज़रूरी है, कुछ चीज़ों को हमें देखना ज़रूरी है। पहला है अप्रेजल ऑफ द एलाइट एक्सपर्ट्स। जो भी हमारे आसपास एलाइट एक्सपर्ट्स है, जो सोसाइटी को जानते हैं, जिन्होंने सोसाइटी को पढ़ा है, उन सारे एक्सपर्ट का जो भी राय होगा उसको हमें अप्रेजल करना होगा। यहाँ पर वो लोग किस तरीके का वैल्यूएशन की बात करते हैं, लोगों का नीड क्या है, इन सारे चीज़ों को हमें पहले रियलाइज करना होगा। फिर है अप्रेजल ऑफ द इंडिविजुअल फॉर्म्ड ग्रुप्स। कोई भी एक पर्टिकुलर ग्रुप हो, उस ग्रुप का वैल्यूएशन हमें करना होगा। यहाँ पर वो लोग किस तरीके का चीज़ें चाहते हैं, उनका किस तरीके का चीज़ों की ज़रूरत है, उनको हमें देखना होगा।
फिर आखिर में हमें एक ऐसा कंक्लूजन ड्रॉ करना होगा जहां पर ये एलाइट एक्सपर्ट के चीज़ों को भी हमें रखना होगा, साथ ही साथ जो इंडिविजुअल ग्रुप है उनका जो नीड है, इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके हमें चीज़ों को समझना होगा। यहाँ पर सोशल रियलिटी किस तरीके का है, यहाँ पर स्पेस, टाइम और पीपल स्पेसिफिक सिचुएशन के हिसाब से हमें सोसाइटी को पढ़ना होगा, तभी ये जो सोशियोलॉजी होगा ये होगा सिस्टेमिक सोशियोलॉजी, यानी कि सिस्टेमेटिक तरीके से हमारा सोशियोलॉजी का अध्ययन होगा, उस सोसाइटी का अध्ययन होगा। सिस्टेमिक सोशियोलॉजी जो है ये डायग्नोस्टिक रिसर्च के ऊपर बेस्ड है। अब डायग्नोस्टिक रिसर्च क्या है? जब हमें कोई रोग होता है तो हम जाकर लैब में टेस्ट कराते हैं कि हमें अगर मलेरिया है कि नहीं है। हम किस तरीके से पता लगाते हैं? हम जाकर लैब में हमारा परीक्षा कराते हैं, खून का परीक्षा होता है, तब हमें जाकर पता चलता है कि हमें कौन सा रोग है। इस तरीके से ही सिस्टेमिक सोशियोलॉजी जो है वो डायग्नोस्टिक रिसर्च के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी कि सोसाइटी में क्या क्या चीज़ें हो रही है, क्या घटनाएं घट रही है, इसको हमें पहले डायग्नोसिस करना होगा, फिर सोसाइटी को हम पढ़ेंगे। इसी तरीके से सिस्टेमिक सोशियोलॉजी का जो स्टेप्स है, इसमें हमने देखा है कि पहले हम एक्सपर्ट का राय लेंगे कि वो लोग किस तरीके से सोसाइटी को देखते हैं, फिर हम इंडिविजुअल ग्रुप को समझेंगे, वो लोग किस तरीके का अपने आप को देखते हैं या फिर उनका क्या नीड्स है, और बाद में हम एक कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे इन दोनों के इंटरेक्शन के हिसाब से। अब देखते हैं राइज एंड फॉल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के राइज और फॉल के बारे में रामकृष्ण मुखर्जी ने स्टडी किया था। रामकृष्ण मुखर्जी ने हिस्टोरिकल डाटा को एनालाइज किया था। उन्होंने एक मार्क्सिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू यूज करके इस ईस्ट इंडिया कंपनी को उन्होंने पढ़ा था। अब यहाँ पर मार्क्स का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्रिमिटिव एक्युमुलेशन। उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को यूज किया था। पहले हमें जानना होगा ये प्रिमिटिव एक्युमुलेशन क्या है। प्रिमिटिव एक्युमुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर हमारा जो प्रिमिटिव सोसाइटी है, यानी कि पुराने ज़माने का जो सोसाइटी है, जहां पर हम हंटरर्स गैदरर्स देखते थे या फिर जाकर हमारा फॉर्डल लॉर्ड्स देखते थे, इस तरीके का सोसाइटी बदलकर जब एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी में बदला, तब इसको कहा जाता है प्रिमिटिव एक्युमुलेशन। यानी कि प्रिमिटिव जो सोसाइटी है वो बदलकर एक नया सोसाइटी तैयार हुई है जहां पर कैपिटलिस्ट रूल करते हैं। रामकृष्ण मुखर्जी ने भी इस प्रिमिटिव एक्युमुलेशन को अपना काम में यूज किया था। अब रामकृष्ण मुखर्जी ने कुछ सोशल फोर्सेस की बात की थी कि जिसके वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी का राइज और फॉल हुआ था। इसको हम थोड़ा स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझते हैं। पहला है ग्रोथ ऑफ मर्केंटाइल कैपिटलिज्म। ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में आता है या फिर इसका जब ग्रोथ स्टार्ट होता है, तब पहले स्टार्ट होता है मर्केंटाइल कैपिटलिज्म के जरिए। मर्केंटाइल कैपिटलिज्म एक ऐसा कैपिटलिज्म है जहां पर सिर्फ प्रॉफिट की बात की जाती है। यहाँ पर चीज़ें प्रोड्यूस नहीं किया जाता है। यहाँ पर चीज़ें, एक इंसान चीज़ें खरीदता है दूसरे से और ज़्यादा प्रॉफिट में किसी और को बेच देता है। इस तरीके का कैपिटलिज्म को कहा जाता है मर्केंटाइल कैपिटलिज्म। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब पहली बार इंडिया में आए थे, तब उनका मेन फोकस था मर्केंटाइल कैपिटलिज्म में। इंडिया से कम दाम में चीज़ें खरीद कर बाहर जाकर इसको ज़्यादा दाम में बेचने की वो लोग कोशिश कर रहे थे। पहली बार हम इंडिया में ग्रोथ ऑफ मर्केंटाइल कैपिटलिज्म देखते हैं। यहाँ पर वो लोग जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो बहुत सारे अलग अलग तरीके का मोनोपोली यूज़ कर रहे थे, बहुत सारे अलग अलग तरीके का ट्रिक्स यूज़ कर रहे थे इस तरीके का बिजनेस करने के लिए। फिर देखते हैं एक्सप्लॉयटेशन एंड कोलोनाइजेशन ऑफ इंडिया। फिर धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी का ग्रोथ होता रहता है और ये धीरे धीरे इंडिया के सारे चीज़ों को एक्सप्लॉयट करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर धीरे धीरे इंडिया कोलोनाइजर्स के अंडर में चला जाता है, जहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी का रोल बहुत ज़्यादा था। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मेन एम था वो था इंडिया को एक्सप्लॉयट करना। इंडिया के जो चीज़ें हैं
वो चीज़ों को ले जाना, इंडिया का पैसा उनके पास ले जाना। इस तरीके से धीरे धीरे जो इंडियन मार्चेंट्स थे उनका राइट्स को भी छीन लिया गया। इंडिया का जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज थे उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। इस तरीके से इंडिया को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था और फिर धीरे धीरे इंडिया गरीब होता जा रहा था। फिर हम देखते हैं इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डीन्यूडेशन ऑफ इंडिया। फिर जब कोलोनाइजर्स यानी कि ब्रिटिशर्स जो थे, जब इंडिया को शासन कर रहे थे, वो लोग इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डीन्यूडेशन कर रहे थे इंडिया का। अब डीन्यूडेशन वर्ड क्या है? यहाँ पर जब हम न्यूडिटी की बात करते हैं, किसी भी इंसान को न्यूड कर देना यानी कि उनका कपड़ा छीन लेना, इसी तरीके से डीन्यूडेशन यानी कि इंडिया से जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें ले जाना। यहाँ पर वो लोग इकोनॉमिक डीन्यूडेशन कर रहे थे, जहाँ पर इंडिया के जो भी रिच रिसोर्सेस है उनको वो लोग अपने पास ले जा रहे थे, इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट कर रहे थे, लूट कर रहे थे इंडिया को। इसी तरीके से पॉलिटिकली भी डीन्यूडेशन किया जा रहा था। वो लोग सारे पॉलिटिकल एस्पेक्ट में अपना प्रभाव दिखा रहे थे। इस तरीके से इंडिया से चीप प्रोडक्ट वो लोग खरीद रहे थे और बाद में जाकर ज्यादा दाम में बेच रहे थे। फिर हम देखते हैं डीके ऑफ मार्चेंटाइल कैपिटलिज्म, यानी कि जो मार्चेंटाइल कैपिटलिज्म है, जहां पर चीजों को खरीद कर बेचा जाता है, इस कैपिटलिज्म धीरे धीरे कम हो रहा था, क्योंकि तब तक इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म स्टार्ट हो चुका था। इस वजह से जो मार्चेंटाइल कैपिटलिज्म है वो धीरे धीरे कम होने लगा और इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म का ग्रोथ होने लगा। इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म का ग्रोथ के साथ साथ ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसका एक्सप्लॉयटेशन भी धीरे धीरे और भी बढ़ रहा था और एक टाइम पीरियड पर जो लोग हैं इसको टॉलरेट नहीं कर पा रहे थे और जो मेन मालिक थे ईस्ट इंडिया कंपनी का, वहां से उनको बुला लिया गया था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंडिया को एक्सप्लॉयट कर रहे थे। इस तरीके से हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो राइज और डिक्लाइन है, ये इसके बारे में बात करते हैं रामकृष्ण मुखर्जी। अब देखते हैं रूरल इकोनॉमी एंड सोसाइटी के बारे में। रूरल इकोनॉमी के ऊपर रामकृष्ण मुखर्जी ने बहुत ज़्यादा फोकस किया था। खासकर जो बंगाल है, बंगाल में जो भी घटनाएं घटी है, फेमाइन हो या फिर विलेज का स्ट्रक्चर हो, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर हो, इन चीज़ों के ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया था। रामकृष्ण मुखर्जी का जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो है 6 विलेजेस ऑफ इंडिया, 6 विलेजेस ऑफ बंगाल। उन्होंने 6 गांवों की स्टडी की थी बंगाल की। बंगाल यानी कि उस टाइम पीरियड पर जो ईस्ट पाकिस्तान थी, ईस्ट पाकिस्तान की 6 गांवों को उन्होंने स्टडी किया था। वहाँ पर विलेज का क्या स्ट्रक्चर है और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, और विलेज और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के बीच में एक रिलेशनशिप उन्होंने एस्टैब्लिश करने की कोशिश की थी उस स्टडी के जरिए। उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान के 6 विलेज को स्टडी किया था, जहाँ पर 5 जो विलेज थे वो थे इंटीरियर पार्ट में, यानी कि बहुत ही रूरल एरिया में, बहुत ही अंदर के गांव में, जो शहर से बहुत दूर है। इस तरीके का 5 गांव थे और एक ऐसा गांव था जो था शहर के पास, शहर के इर्द गिर्द का एक गांव। उस गांव का नाम था सिलीमपुर। उन्होंने सिलीमपुर गांव के ऊपर ज़्यादा फोकस किया था। उन्होंने इन 6 जो विलेजेस है, इनके इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, वहाँ पर किस तरीके का लोग रह रहे हैं, इन सारे चीज़ों को इन डिटेल्स देखा था। उन्होंने देखा था कि इन सारे गाँवों में हिंदू और मुस्लिम लोग एक साथ एकजुट होकर रहते हैं। यहाँ पर मेन बेसिस था एग्रीकल्चर। इसके साथ साथ बाकी जो चीज़ें हैं वो भी लगभग सिमिलर ही थी। उन्होंने देखा था कि ये जो सिलीमपुर गांव है जो शहर के पास है, इसमें थोड़ा डिफरेंट चीज़ें देखी जाती है। यहाँ पर सर्विस सेक्टर देखा जाता है। सर्विस यानी कि यहाँ पर लोग सर्विस के बारे में बात करते हैं। लोग शहर में जाकर काम करते हैं या फिर अपने गांव में एक चीज़ को दूसरे चीज़ों से कंपेयर करते हैं या फिर दूसरे इंसान को सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। ये सारी चीज़ें सिलीमपुर गांव में देखा जाता है, जहाँ पर लोग सर्विस के बारे में अवेयर थे। लेकिन जो इंटीरियर पार्ट वाले गांव थे वहाँ पर सर्विस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। साथ ही साथ उन्होंने देखा था कि जो कल्टीवेशन हो रही है, एग्रीकल्चरल लैंड होल्डिंग की बात है, यहाँ पर जो एकदम 5 जो गांव है जो शहर से दूर है, वहाँ पर 50%
जो जगह है वहाँ पर कल्टीवेट किया जाता है और सिलिमपुर गांव में 76%। इस तरीके से उन्होंने देखा है कि जो शहर के इर्द गिर्द गांव है वो लोग डेवलपमेंट ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर लोगों का अवेयरनेस थोड़ा अलग होता है और यहाँ पर चेंजेस भी बहुत रेपिडली होती है। इस तरीके से उन्होंने रूरल इकोनॉमी में जो बदलाव आ रही है इसके बारे में हमें समझाया था। अब इन्होंने रूरल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को समझते हुए हमारे सोसाइटी को 3 इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स में बांटा था। उन्होंने 3 क्लासेस की बात की थी हमारे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में। 3 क्लासेस है, क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3। ये 3 क्लासेस में उन्होंने इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को डिवाइड किया था। पहला जो क्लास है जहाँ पर प्रोफेशनल ग्रुप के लोग रहते हैं, जहाँ पर सर्विस होल्डर, जोतदार, ज़मींदार, यानी कि जिनके पास ज़्यादा पैसा है, जो ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं सोसाइटी में, जिनका ज़्यादा स्टेटस है, उस ग्रुप को उन्होंने क्लास 1 के ग्रुप में रखा था। फिर देखते हैं हम क्लास 2 वाले ग्रुप, जहाँ पर रायत, एरिस्टन, स्मॉल ट्रेडर्स, नॉन कल्टीवेटिंग ओनर्स, ये सारे लोग दिखाई देते हैं, यानी कि जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है, जो अपने खुद के पैसे से ही चल सकते हैं। ये सारे लोगों को उन्होंने क्लास 2 कैटेगरी में रखा था। फिर जो थर्ड कैटेगरी है जहाँ पर एग्रीकल्चरल लेबरर, बेगरर, ये सारे लोगों को, यानी कि जिनके पास पैसा नहीं है, जो दूसरों के ज़मीन पे काम करके अपना गुजारा करते हैं, उनको उन्होंने क्लास 3 में रखा था। उन्होंने देखा था कि जो क्लास 1 के लोग हैं वो एक प्रॉस्परस और स्मूथ लाइफ जीते हैं, जिनके पास स्टेटस भी बेहतर होती है और एक अच्छी खासी लाइफस्टाइल भी होती है। और दूसरी तरफ जो क्लास 3 के लोग हैं वो किसी ना किसी तरीके से अपना गुजारा कर लेते हैं, उनको गुजारा करना भी बहुत दिक्कत होती है। और जो क्लास 2 यानी कि बीच वाला जो कैटेगरी है वो इन दोनों के बीच में होता है, जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा होता है अपनी डे टू डे लाइफ चलाने के लिए, वो इतना ख़राब कंडीशन में नहीं होते हैं। अब रामकृष्ण मुखर्जी ने रूरल सोसाइटी के ऊपर बहुत सारा काम किया था। उनके जो भी काम हैं, उन्होंने जो भी पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट बताई है, इनको हम कुछ पॉइंट्स के द्वारा समझ सकते हैं। उन्होंने देखा था कि जो विलेज कम्युनिटी है इंडिया का, खासकर बंगाल में जो विलेज कम्युनिटी है, वहाँ पर चेंजेस होती रहती है। ये जो चेंजेस है वो इतना रैपिड नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे भी बहुत सारे बदलाव उन्होंने देखे हैं कि रूरल सोसाइटी में भी बहुत सारे चेंजेस आ रही है, वहाँ पर स्ट्रक्चर में बदलाव आ रही है। फिर वहाँ पर उन्होंने देखा है कि डिफरेंशिएशन और इनइक्वलिटी होती है। विलेज का जो कम्युनिटी होता है वहाँ पर लोगों के बीच में डिफरेंशिएशन होता है, यहाँ पर इनइक्वलिटी का कॉन्सेप्ट भी होता है, हर किसी को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता है। यहाँ पर कास्ट के बेसिस पे हो, रिलीजन के बेसिस पे हो या फिर इनकम के बेसिस पे हो, यहाँ पर लोगों को डिफरेंशिएट किया जाता है और इनइक्वलिटी हम यहाँ पर देखते हैं। मुखर्जी ने 3 क्लासेस में डिवाइड किया था इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को, जो है क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3। इन्होंने देखा था कि जो ब्राह्मण्स है वो बेसिकली क्लास 1 स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते थे, यानी कि जो ब्राह्मण्स थे जिनको हम कास्ट हायरार्की में, हिंदू कास्ट हायरार्की में ऊपर रखते हैं, वो लोग क्लास 1 को रिप्रेजेंट करते थे, जहाँ पर इनके पास ज़्यादा पैसा होता था। फिर हम देखते हैं मुस्लिम का जो ज़्यादातर रिप्रेजेंटेशन है वो था क्लास 2 में। क्लास 2 में के जो लोग थे वहाँ पर ज़्यादातर मुस्लिम्स को देखा जाता है। फिर जो लोअर ग्रुप है, लोअर ग्रुप में देखते हैं हम लो कास्ट ग्रुप्स और ट्राइबल ग्रुप्स, यानी कि जो हिंदू लो कास्ट ग्रुप्स है और कुछ ट्राइबल लोग हैं वो क्लास 3 के कैटेगरी में आते हैं। इस तरीके से हम ब्राह्मण्स को देखते हैं जो क्लास 1 में ज़्यादा होते हैं, फिर मुस्लिम होते हैं जो क्लास 2 में, और क्लास 3 में लोअर कास्ट के लोग और ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं। इस तरीके से उन्होंने अपने रूरल सोसाइटी के जो भी रिसर्च है वहाँ पर उन्होंने एनालाइज किया था चीज़ों को। उन्होंने देखा था कि जो भी कॉलोनियल रूल था इंडिया में, कॉलोनियल रिजिम के वजह से या फिर कॉलोनियल रूल के वजह से इंडिया का जो ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर है उसमें बदलाव नहीं आई थी, यानी कि ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडियन ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर को, सिस्टम को इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर पाए थे। इंडिया का जो स्ट्रक्चर था वो वैसे कि वैसे ही था, ब्रिटिशर्स के द्वारा इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड और इसमें इतना ज़्यादा बदलाव हम नहीं देखते हैं।
अब देखते हैं सोशल चेंज के बारे में रामकृष्ण मुखर्जी ने क्या कहा था। रामकृष्ण मुखर्जी ने सोशल चेंज के बारे में अपना बुक द सोशियोलॉजिस्ट एंड सोशल चेंज इन इंडिया टुडे में लिखा था। उन्होंने देखा था कि इंडिया का जो प्लानिंग और डेवलपमेंट है, इसके बीच में उन्होंने रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने की कोशिश की थी। मुखर्जी ने सजेस्ट किया था कि किस तरीके से हम इंडिया के सोशल चेंज को स्टडी कर सकते हैं। उन्होंने एक मेथड डेवलप किया था जिसके द्वारा हम इंडियन सोसाइटी को समझ सकते हैं, सोसाइटी में जो भी सोशल चेंजेस है उसको समझ सकते हैं। इसके रिगार्डिंग उन्होंने 3 स्टेप्स की बात की थी। पहला है नॉलेज ऑफ फैक्ट्स एंड फेलेसिस, यानी कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं सोसाइटी में, इन सारे चीज़ों को सोशल फैक्ट्स को हमें देखना होगा, या फिर क्या क्या फेलेसिस है इसको भी हमें देखना होगा। फिर है एन एप्रिसिएशन ऑफ द रिलेवेंट फोकस ऑफ अटेंशन, यानी कि कौन से चीज़ के ऊपर हमें ज़्यादा फोकस करना है उसको हमें आइडेंटिफाई करना होगा, यानी कि जिस चीज़ में बदलाव आ रही है हमारा फोकस ऑफ अटेंशन कौन सा होगा इसको हमें आइडेंटिफाई करना होगा। फिर है ओरिएंटेशन ऑफ फर्दर रिसर्च, फिर हम उस चीज़ को निकाल के कि कौन सी चीज़ में ज़्यादा बदलाव आ रही है उसको निकाल कर हम रिसर्च कॉन्डक्ट करेंगे। अगर हम इस तरीके से हमारा अलग अलग स्टेप्स में रिसर्च को करेंगे तभी हम सोशल चेंज के बारे में अच्छी तरीके से स्टडी कर पाएंगे। ये 3 स्टेप्स के बारे में रामकृष्ण मुखर्जी ने बात की थी। रामकृष्ण मुखर्जी ने इंडियन सोशल चेंज को स्टडी किया था, साथ साथ इंडिया का जो डेवलपमेंट है खासकर इकोनॉमिक एस्पेक्ट में किस तरीके का बदलाव और डेवलपमेंट हो रहा है इसके ऊपर उन्होंने ज़्यादा फोकस किया था। इनका जो मेथडोलॉजी है सोशल चेंज को समझने का, इसको हम ह्यूमनिस्टिक भी कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इंडिया के डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया था। इंडियन सोसाइटी में डेवलपमेंट किस तरीके का होगा इसके ऊपर उन्होंने ज़्यादातर काम किया था। आज का जो ये क्लास था रामकृष्ण मुखर्जी के ऊपर, इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें समझाई है। अगर आप लोगों को फिर भी थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है तो क्लास को वापस से रिपीट देखना, क्योंकि रामकृष्ण मुखर्जी का जो कॉन्सेप्ट है ये यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग तरीके का कॉन्सेप्ट है जिसके वजह से हमें दिक्कत हो सकती है। तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे पता चलता है कि क्लासेस किस तरीके से हो रही है। और अगर आपको कोई और क्लास भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स पे आप लिख सकते हो। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।